हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इंट्रोडक्शन टू जावा के क्या क्या फीचर्स हैं, कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी बताऊंगा। जावा और सी प्लस प्लस के बीच में क्या डिफरेंस है, कुछ थोड़ी बहुत आपको नॉलेज दूंगा कि जेवीएम आर्किटेक्चर के बारे में, कि क्लास फाइल कैसे लोड होती है, आरपी सेलेक्टर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जावा के क्या क्या फीचर्स हैं। तो जावा का सबसे पहला जो फीचर है वो एक सिंपल है। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसका जो सिंटैक्स होता है वो सी और सी प्लस प्लस से बहुत ज़्यादा मेल खाता होता है। तो आपको जिसने बंदे ने सी प्लस प्लस में काम किया वो आसानी से जावा का प्रोग्राम लिख सकता है। जावा का जो दूसरा फीचर है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा का जितना भी कोड होता है वो बिना क्लास, वेरिएबल, मेथड, ऑब्जेक्ट के बिना नहीं लिखा जा सकता है। इसीलिए जावा को एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बोलते हैं। तीसरा जो जावा का फीचर है वो आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्टार्ट होने का मेन रीज़न जो था वो एक इंटरनेट था। इंटरनेट इसलिए क्योंकि इंटरनेट के थ्रू हम लोग अपना रिसोर्स शेयर करते हैं। किसी के पास कुछ डेटा पड़ रखा है, किसी सिस्टम पे कुछ डेटा पड़ रखा है, आपस में अगर वो रिसोर्स शेयर करना चाहते हैं तो एक तरह से जावा एक डिस्ट्रीब्यूटेड पर्पस पे यूज़ करते हैं। इसके लिए हम लोग TCP IP UDP प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। तो चौथा जावा का फीचर है वो है रोबस्ट, ROBUST। रोबस्ट का जो असली जो मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग कैसे है? जावा में सी प्लस प्लस में जो पॉइंटर्स थे जावा में, उन पॉइंटर्स को हटाया गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है, ठीक है। और पॉइंटर्स को जावा में इसलिए हटाया गया क्योंकि पॉइंटर्स के हिसाब से अगर कोई आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाए उनसे आप किसी एक ऐसे मेमोरी एरिया को एक्सेस करा रहे हैं जो कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी क्रिएट कर रहा है। तो हम लोग का जो बाइट कोड चेकर होता है, जो जेवीएम में जब प्रोग्राम लोड होता है तो बाइट कोड चेकर लोड होने से पहले वो बाइट कोड चेकर चेक करता है कि कहीं प्रोग्राम ये ऐसे मेमोरी एरिया को तो एक्सेस नहीं कर रहा है जो कि एक कोई सस्पिशियस एक्टिविटी क्रिएट कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो वो प्रोग्राम वहीं से फिर वो हट जाता है, फिर वो आगे एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। और दूसरी चीज़ होती है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब आपका जैसे मान लीजिए, और दूसरी चीज़, हाँ, मान लीजिए आपने कोई मेमोरी एलोकेट करवाई। तो आप लोग सी प्लस प्लस में क्या करते थे कि आपने कोई मेमोरी एलोकेट करवाई तो आपको मैनुअली कैलोग मेलोग फंक्शन से वो मेमोरी डी एलोकेट करनी पड़ती थी। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो प्रोग्राम में भी क्रैश। तो हम लोग क्या करते हैं, जावा में जो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम लोग जेवीएम होता है वो एक थ्रेड क्रिएट करता है जीसी, गार्बेज कलेक्टर, जिसे शॉर्ट में जीसी बोलते हैं, जो मार्क एंड स्वीप एल्गोरिदम पे काम करता है। कि क्या करता है, जब आप कोई प्रोग्राम रन कराते हो तो इम्प्लिसिटली कॉल होता है और उस प्रोग्राम के साथ साथ जब तक रन होता है तब तक तो मेमोरी एरिया जो होता है वो ऑब्जेक्ट को एलोकेटेड रहता है, और उसके बाद वो मेमोरी एरिया जो ऑब्जेक्ट द्वारा एलोकेटेड किया गया है उसको हटा देता है। ये जो होता है इसको गार्बेज कलेक्टिंग मार्क एंड स्वीप एल्गोरिथम पे काम करता है। इससे क्या होता है कि हम लोग का प्रोग्राम क्रैश होने का बिल्कुल भी डर नहीं रहता है। तीसरा पांचवा जो हम लोग का जो फीचर है जावा का वो है सिक्योरिटी। जावा में सिक्योरिटी प्रॉब्लम, इवेंट स्टॉपिंग, टेम्परिंग, इम्पर्सनेशन, वायरस, थ्रेट्स, ये सब जो प्रॉब्लम्स थी ये जावा में हटा दी गई। सिक्योरिटी सिक्योर बहुत है क्योंकि जावा, मान लो आपने प्रोग्राम लिखा और बाइट कोड चेकर प्रोग्राम को चेक करता है कि प्रोग्राम किस चीज़ को एक्सेस कर रहा है, किस चीज़ को नहीं एक्सेस कर रहा है, क्या परमिशंस हैं, क्या मांग रहा है। उस हिसाब से जो जावा है वो सी प्लस मामले में काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। सिस्टम इंडिपेंडेंट के बारे में हम आपको एक चीज़ बताते हैं। आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा गया, जावा, JDK, JRE, JVM, क्लास फाइल, इनमें कौन सिस्टम इंडिपेंडेंट है, कौन सिस्टम डिपेंडेंट है? तो जो जावा लैंग्वेज है वो सिस्टम इंडिपेंडेंट है। JVM, JDK, JRE ये सिस्टम डिपेंडेंट है, क्योंकि जो JVM, JDK, जो JRE होते हैं, तो जो JVM होता है ये कोई मशीन नहीं होती है, ये एक प्रोग्राम होता है। एक प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, जो डॉट क्लास फाइल को एक क्लास लोडर सब सिस्टम होता है उसको मेन मेमोरी में एंटर कराता है, जैसे मेन मेमोरी में जाके रखता है। तो अगला फीचर जो आता है सिस्टम इंडिपेंडेंट का, तो जावा जो है मशीन इंडिपेंडेंट है नहीं, जावा बाइट कोड, तो इट कैन बी रन ऑन एनी मशीन। अगला फीचर जो जावा का आता है पोर्टेबिलिटी का। अगर जावा बाइट कोड इंडिपेंडेंट है तो
मैंने यूनिक्स पे रन कराया, बाइट कोड जनरेट किया, फिर मैं उस बाइट कोड को विंडोज़ में डालूँ और प्रोग्राम रन करा सकता हूँ, क्योंकि बाइट कोड जो होता है वो मशीन कोड नहीं होता है। लेकिन आप अगर सी प्रोग्राम रन कराते हो और कंपाइल होने के बाद जो आपका जनरेट होता है वो आपका सीधे बाइनरी कोड जनरेट होता है 0-1 के फॉर्म में, जो कि आपकी सिस्टम समझ सकता है। लेकिन जावा में जब वो यूनिक्स पे पहली बार उसे कंपाइल कराता है तो वो बाइट कोड जनरेट होता है, वो 0-1 के फॉर्मेट में नहीं रहता है। फिर जब आप उसे कंपाइल कराने के बाद उसे रन कराते हैं तब उसे 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जो कि सिस्टम समझ सकता है। तो जब बाइट कोड है तो उसे मैं अगर विंडोज़ पे ला के रन करा रहा हूँ तो 0-1 के फॉर्म में वो मेरे सिस्टम के हिसाब से कन्वर्ट होगा, जिसे सिस्टम समझ सके। अगली बात आती है, जावा जो है एक 2 वे लैंग्वेज है, कंपाइल्ड प्लस इंटरप्रेटेड। तो कंपाइल्ड लैंग्वेज है तो इसमें तो कंपाइलर होता है, तो कंपाइलर जो JVM आपका एग्जीक्यूट करता है, कंपाइल करता है प्रोग्राम। JVM जो होता है वो आपका रन करता है। कंपाइलर जो होता है वो JVM से बाहर का होता है। आप ये मत समझिए कि JVM के अंदर ही कंपाइलर होता है। JVM के अंदर केवल 2 चीज़ें होती हैं, इंटरप्रेटर प्लस JIT कंपाइलर। ठीक है, JIT कंपाइलर इसलिए जोड़ा गया क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। जावा की जो रन होने की जो प्रोसेस थी वो काफ़ी स्लो थी, इस वजह से आपका जो था वो JIT कंपाइलर जोड़ा गया। हम लोग ये बाद में पढ़ेंगे कि JIT कंपाइलर जब जोड़ा गया तो क्या डिस्क्रिप्शन है जिससे जावा का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी अच्छी हो गई, वो JVM आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे। जावा में मल्टी थ्रेड का भी कॉन्सेप्ट आता है। मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम बनाया है एप्लेट में, जावा प्रोग्राम, उसमें हम लोग को एक साथ हम लोग इधर से कर्सर भी मूव कर रहा है, आवाज़ भी सुनाई पड़ रही है, बटन भी क्लिक हो रहा है, सब कुछ, मतलब बहुत सारे काम एक साथ आप कर रहे हो, तो जावा में मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आया। अगर जावा में मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट ना दे रखा होता तो शायद हम लोग नेट से एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें डाउनलोड ना कर पाते। दूसरी चीज़ आती है कि डायनेमिक। पहले क्या था कि एप्लेट से आने से पहले जावा में क्या होता है, सिर्फ स्टैटिक पेज ही, स्टैटिक चीज़ें ही दिखाई जा सकती थी। तो हम लोग का इसमें डायनेमिक नेचर इसलिए शो हुआ क्योंकि हम लोग इसमें डायनेमिक कंटेंट दिखा सकते थे। तो इतनी चीज़ें बताने में हमने सारे आपको जावा के फीचर्स बता दिए। और अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि पॉइंटर क्यों एलिमिनेट हुआ जावा से, जिसका मैंने बता चुका हूँ। फंक्शन और मेथड के बीच में क्या डिफरेंस होता है? जो आपके मेथड्स होते हैं जावा में, अगर हम लोग कुछ चीज़ बनाते हैं, कोई चीज़ रूल लिखते हैं तो वो एक मेथड होता है, लेकिन अगर C++ में लिखते हैं तो उसे फंक्शन बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जावा में जो मेथड होता है वो क्लास के अंदर होता है, लेकिन C++ में जो मेथड या कोई जो रूल लिखते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, वो आपका क्लास के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। इसीलिए अगर हम लोग C++ कर रहे हैं तो उसे आप फंक्शन बोलेंगे, लेकिन अगर वही चीज़ आप जावा में कर रहे हैं और जावा में जो कुछ होता है वो क्लास के अंदर होता है, इस वजह से आप उसको मेथड बोलेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्या जावा प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है? तो इसके बहुत सारे आंसर हैं। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसमें कैरेक्टरिस्टिक है। ये जावा का जो प्रोग्राम होता है बिना क्लास ऑब्जेक्ट के बनाया नहीं जा सकता। दूसरी जो चीज़ है कि हम लोग जावा में जो होता है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस जो जावा में होती है वो हटा दी गई है। मल्टीपल इनहेरिटेंस हटा दी गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका यूज़ नहीं होता। कॉन्सेप्ट है मल्टीपल इनहेरिटेंस का, लेकिन उन लोग उसे इनहेरिटेंस ना बोल के हम लोग उस चीज़ को इंटरफेस जावा में कॉन्सेप्ट दे रखा है, जिसमें हम लोग इम्प्लीमेंट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो जावा जो होता है, अब आप कहेंगे कि इसमें मल्टीपल जो इनहेरिटेंस होती है उसका यूज़ नहीं, तो जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो इनहेरिटेंस का एक सब फीचर है, लेकिन इनहेरिटेंस जो है वो जावा का कोर फीचर है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जावा जो है एक प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। और जावा का जो तीसरा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि JVM का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि क्लास फाइल को मेमोरी में लोड करता है? तो JVM का एक पहला पार्ट होता है जो कि बाइट कोड चेकर के बाद आता है, जो क्लास लोडर सब सिस्टम होता है, जो कि क्लास फाइल को मेन मेमोरी में लोड करता है। और जब हम लोग का पॉइंटर था C++ में, तो पॉइंटर जावा से हटा दिया गया। तो पॉइंटर जब जावा से हटाया गया तो उसके पीछे रीजंस क्या थे कि हम लोग पॉइंटर कुछ करते थे तो मेमोरी एलोकेट करते थे। एक तो वो इसलिए हटाया गया, पहला रीज़न इसलिए था कि वो कुछ ऐसे मेमोरी एरिया को एक्सेस करता है जिससे प्रोग्राम मेमोरी एरिया को ऐसे मेमोरी एरिया को एक्सेस करता है जो कि कोई वल्नरेबल एक्टिविटी शो करते हैं, तो बाइट कोड चेकर उस प्रोग्राम को वहीं रोक देता है। ठीक है, तो जावा में रोक देता है, लेकिन C++ में क्या होता है, माने जा रहा है तो एक तरह से एक वायरस का भी काम कर सकता है।
ठीक है। तो जावा में इस चीज़ को रोका गया, इसलिए जावा ज़्यादा सिक्योर है। और दूसरी चीज़ ये हुई, आप पॉइंटर करते हैं, मेमोरी एलोकेट करते हैं, तो आपको मेमोरी रीएलोकेट करने के लिए भी कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखने पड़ते हैं। लेकिन जावा में क्या होता है, इम्प्लिसिटली गार्बेज कलेक्टर होता है जो कि मार्क एंड स्वीप एल्गोरिथम पे काम करता है, और प्रोग्राम रन होने के बाद वो इम्प्लिसिटली जो मेमोरी एलोकेट की गई उसे हटा देता है। कुल मिला के इतने 3 या 4 क्वेश्चन इंटरव्यू क्वेश्चन आते हैं जितना मैंने इसमें बताया। इसके बाद ये लेक्चर यही हम लोग ख़त्म करते हैं। इसके बाद के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो जावा वर्चुअल मशीन है, JVM है, कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, कैसे वर्क करता है, किस JVM के किस पार्ट में वेरिएबल स्टोर होते हैं, कहाँ ऑब्जेक्ट होता है, PC रजिस्टर क्या है, नेटिव मेथड क्या है, नेटिव मेथड लाइब्रेरीज क्या है, नेटिव मेथड इंटरफेस क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बाद में पढ़ेंगे। लेकिन मैंने आज जितना भी जो कुछ भी बताया है, अगर आपको इस बारे में कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट करिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।